अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, जहां से सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। नहीं, मैंने उनको पीछे धकेलने की कोशिश की मगर उन्होंने मुझे झटके से और करीब खींच लिया। वह धीरे से मेरे चेहरे की तरफ झुकने लगे। मैंने झपटकर डेस्क पर पड़ा पेन उठाकर उनके सामने करते हुए धमकाया, मैं सच में मार दूंगी। अमर हल्की सी हंसी के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए, कोशिश करके देख लो। सर की पीठ दरवाजे की तरफ थी और मैं उनके ऑपोजिट खड़ी थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई और डोर नॉब धीरे से घुमाकर सर का ध्यान पूरी तरह से मेरे ऊपर था। मैंने फुर्ती से अपना पैर उनके पैर पर दे मारा। उनका पूरा ध्यान मेरे हाथ पर था, सो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था उनके लिए, और वो हड़बड़ाकर मुझसे दूर हो गए। मैं भी फौरन चेयर पर बैठ गई। तभी दरवाज़ा खुला और सिमरन धीरे से अंदर आई। लो भाई, चिकन बिरयानी के प्लेट में शाही कबाब खुद चलकर आ पहुंचा था, तो अब यहाँ हड्डी का क्या काम था। सो अब मैं वहाँ से भागने का रास्ता खोजने लगी। अमर हैरानी से, सिमरन तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिमरन, ये तुम्हारा ऑफिस है। आई एम सॉरी अगर मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हो तो। ये बात उसने स्पेशली मेरी तरफ देखते हुए कही थी। मैंने फौरन खड़े होते हुए कहा, बिल्कुल नहीं मैम, मैं बस ये बुक्स लेने आई थी। आई थिंक आई एम इन हियर, सो आई एम लिविंग। अमर मेरा हाथ पकड़कर वापस चेयर पर बिठाते हुए, आप कहीं नहीं जा रही है तब तक मेरी बात पूरी ना हो जाए और मैं आपके पूरे सिलेबस समझा ना दूँ। यहीं बैठे रहिए। मैंने उनको गुस्से में घूर कर देखा। मैं खुद से भी पढ़ाई कर सकती हूँ सर, कहते हुए मैंने एक बार और खड़े होने की कोशिश की और इस बार फिर सर ने मुझे वापस चेयर पर बिठा दिया। सिमरन हैरानी से ये सब होते हुए देख रही थी। अमर डांटते हुए, जब तक उठने को ना कहा जाए चुपचाप शराफत से बैठी रहो। बैड डायलॉग डिलीवरी। वेल, न तो ये पुलिस स्टेशन है और ना ही मेरे पापा का घर, और ना ही मुझे यहाँ से जाने के लिए आपकी परमिशन की ज़रूरत है। इस बार मैंने सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर एक नकली मुस्कान के साथ कहा और एक झटके साथ उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पीछे से उनकी झल्लाहट भरी तेज आवाज़ सुनाई दी, अनाया। सिमरन, जाने दो ना बेबी, बच्ची है अभी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो उस पर? एनीवेज, आई मिस डू यू सो मच, कहते हुए वो अमर से लिपट गई। मैंने जाते जाते एक नज़र पीछे की तरफ मुड़कर डाली। वह नीली आंखें लाल हो चुकी थी और वह उनसे अब भी मुझे गुस्से में ही देख रहे थे। मेरी नज़र उनके गले से लिपटी सिमरन पर गई और मैं तेजी से बाहर निकल गई। बस इसी सिचुएशन का तो बचना चाहती थी मैं, मगर मेरे होने वाले हस्बैंड ऐसा भंवरा था जिस पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल खुद आकर बैठ जाता है। मेरे जैसों के लिए जगह कहाँ बचती है। अब तो जैसे जैसे हमारी शादी का दिन नजदीक आ रहे थे, इस जलालाद के गर्लफ्रेंड की लिस्ट भी लंबी होने लगी थी। मैं अपने ही ख्यालों में गुम चुपचाप पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। तभी मेरी नज़र हलवे में एक दीवार के सहारे टिककर खड़े समर पर पड़ी। वो अपने फ़ोन में बिजी था, मगर जैसे ही उसने मुझे नोटिस किया उसने फौरन मुझे आवाज़ लगाई, समर, हे प्रिंसेस वेट, तुम यहाँ क्यों खड़े थे? समर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और वो किस लिए? समर अपना बायां हाथ मेरे गले में डालते हुए मेरे साथ साथ ही चलने लगा। समर, इसलिए क्योंकि तुमने पिछले हफ्ते मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम इस हफ्ते उस डेट पर जाएंगे जिसके लिए तुमने मुझे तब प्रॉमिस किया था जब मैं यहाँ पहली बार इस यूनिवर्सिटी में तुमसे मिला था। क्या क्या क्या? मैंने कुछ भी ना समझते हुए पूछा। समर हल्की हंसी के साथ, ओके, इन शॉर्ट, तुमने पिछले हफ्ते मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाने के बाद तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। मैंने ऐसा कहा था? मैंने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। जवाब में समर ने एकदम सीरियस अंदाज में मेरे सामने सिर हिलाया। ओके फाइन, कहाँ चलना है? मैंने हथियार डालते हुए पूछा। समर खुश होते हुए, वो मुझ पर छोड़ दो। तो फाइनली आज प्रिंसेस मेरे साथ डेट पर जा रही। सड़प, इज जस्ट ए फ्रेंडली डेट, मैंने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा। समर ने मुझे साइड हग देते हुए कहा, शुरुआत दोस्ती से ही होती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने भी हंसते हुए कहा। समर अचानक सीरियस होते हुए, वैसे पक्का इससे अमर सर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, उनको क्यों प्रॉब्लम होगी? वेट वेट वेट, तुम ये क्यों पूछ रहे हो?
मैंने अपने कंधे पे उसका हाथ हटाते हुए पूछा। समर दूसरी तरफ देखते हुए इशारा हताशा स्वर में, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बस उनको ही होता है। ये तुम्हारे साथ पूरे हफ्ते वो हॉस्पिटल में ही रहे, और जब मैं वहाँ तुमसे मिलने आया तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने वहाँ आकर क्राइम कर दिया हो। और यू श्योर उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? उफ, ये जलाद और उसके फैलाए हुए रायते बार बार आखिर में मुझे ही समेटने पड़ते हैं। एक तरफ तो उनकी किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना नहीं है, और दूसरी तरफ खुद ही ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि सबको हमारे बारे में पता चल जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था ना, हमारी फैमिली बहुत क्लोज है आपस में, लाइक सदियों पुरानी दोस्ती। इसीलिए वो हॉस्पिटल में मेरे साथ रुके थे, नथिंग एल्स। और फिर तुम्हें क्या लगता है मैं इतने बोरिंग आदमी को डेट करूंगी, वो भी अपने मैथ टीचर को? पुलिस के 3rd डिग्री से भी ज़्यादा बड़ा वाला टॉर्चर होगा ये। समर को हंसी आ गई। उसने अब तक एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था। मेरी नज़र आसपास से गुजरती हुई लड़कियों पर पड़ी जो मुझे गुस्से में घूरती हुई नजर आ रही थी। उनको और जलाने के लिए मैंने भी अपना हाथ समर के कंधे पर डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उनको एक बड़ी सी स्माइल दे दी। चारों तरफ जैसे आग लग गई, मगर तभी आग की एक लपट मुझे अपने पास महसूस हुई। पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ सुनकर मैं पलटी और मेरी स्माइल तुरंत गायब हो गई। अमर सर सिमरन के साथ मेरे ठीक पीछे आ रहे थे। सिमरन ने कसकर अपना हाथ पकड़ा हुआ था। सिमरन ने कसकर उनका हाथ पकड़ा हुआ था और लगभग उससे चिपक कर चल रही थी। मैं उनकी गुस्से से भरी नजरें साफ साफ महसूस कर रही थी। मतलब हद है बिल्कुल। खुद करे तो राम राम और हम करे तो बुरा काम। मैंने भी जानबूझकर उनको दिखाते हुए समर के गाल पर एक किस कर लिया। समर हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या था? रिटर्न गिफ्ट, कहते हुए मैंने अपनी एक आंख दबा दी। समर ने अपनी ब्लैक ऑडी का दरवाजा मेरे लिए खोला और अदब से झुकते हुए मुझे अंदर बैठने को इशारा किया। मैंने कन्फ्यूज से देखा। अमर सर ने गुस्से में अपना हाथ सिमरन से छुड़ाया और हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े। सिमरन ने उनका हाथ पकड़कर वापस खींचते हुए आवाज लगाई, बेबी उधर कहाँ जा रहे हो, हमारी गाड़ी यहाँ है। शुक्र है उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही समर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मुझे भी पता है ये सब देखने के बाद वो जल्लाद मुझे आसानी से तो छोड़ने नहीं वाला, मगर फिर भी तो मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। मैंने बैक मिरर से उनको अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखा। समर ने भी उनको नोटिस कर लिया था। समर, वो बहुत ज़्यादा अटैच है अमर सर के साथ, और मेरा दिल जैसे मेरे सीने से उछलकर बाहर आ गया, मानो मेरी चोरी उसने पकड़ ली हो। किसकी बातें कर रहे हो? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। समर, सिमरन, वो अमर सर से बहुत ज़्यादा अटैच है। ओह, मैंने राहत की सांस ली, मगर तभी मुझे कुछ खटका। हे वेट, तुम सिमरन को जानते हो? समर, बहुत अच्छे से। जब मैं मुंबई में था तभी मेरी मुलाकात उससे हुई थी। उसे म्यूजिक से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पर काम करना था और उसी सिलसिले में वो मुझसे मिली थी। उसका ब्रेकअप हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, सो काफ़ी अपसेट रहती थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे, मगर वो उनको भूल ही नहीं पा रही थी। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर मुझे या उसमें कंपेयर करती थी, या फिर बस उन्हीं की ही बात करती रहती थी। सो हमने अलग होने का डिसाइड किया। समर का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था और वो सामने देखते हुए बात कर रहा था। समर हल्के से मुस्कुराते हुए, देखा जाए तो उस वक्त भी मेरी लव स्टोरी चलने से पहले अमर सर की वजह से रुक गई थी धीरे से, और आज भी मेरी लव स्टोरी के बीच में टांग अड़ाने वाले वही है। यह कब की बात है? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। समर, लास्ट ईयर। मैं बुरी तरह चौंक गई। लास्ट ईयर मतलब इन दोनों के ब्रेकअप हुआ था और मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना भी उस जलाद की शादी मुझसे फिक्स कर दी, और ये दोनों लव बर्ड्स अब तक एक दूसरे को भुला नहीं पाए हैं। हर तरफ से मैं खुद को ही ऐसा फील कर रही थी। तभी गाड़ी अचानक से एक झटके के साथ रुकी और मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। समर ने बाहर आते हुए मेरे साइड का दरवाजा खोला। मैं बाहर आई और सामने का नजारा देखकर चौंक गई। इवनिंग सनशाइन, यहाँ क्यों लाया हो मुझे? समर शरारत से मुस्कुराती हुए, आई थिंक यही बेस्ट प्लेस है डेटिंग के लिए। मेरी जान निकली जा रही थी, कहीं यहाँ मिस्टर सक्सेना से मेरा आमना सामना ना हो जाए। वो हमेशा अपनी बिजनेस मीटिंग यहीं पर फिक्स करते थे।
कैसे भूल सकती हूँ मैं वह शाम जब मेरे और अमर सर की वो बेजुदा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ पर तय हुई थी। इस तरफ से यह भी बिजनेस डील ही तो थी। मैंने एक गहरी सांस ली और समर का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। समर ने हमारे लिए एक बड़ा सा प्राइवेट रूम बुक किया था, जिसके स्टोर एक खूबसूरत सी डाइनिंग टेबल लगा था। रूम की दीवारें ग्लास की बनी थी, जिससे बाहर का तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, मगर बाहर से अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। समर, अनाया। मैं उनकी तरफ मुड़ी और उसके एक बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसकी तरफ सांवलिया नजरों से देखा। समर हिचकिचाते हुए, ये ड्रेस है तुम्हारे लिए लाया था, अगर ये तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे मगर इन सब की क्या जरूरत है? समर प्लीज। नो। समर प्लीज। समर नो। समर स्माइल के साथ रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज 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 प्रिंसेस। ओके फाइन। तंग आकर मैं उस रूम में अटैच वॉशरूम में घुसने ही वाली थी कि उसने मुझे पकड़कर एक दूसरे रूम के अंदर भेज दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने रूम लॉक कर दिया। वहाँ पहले से ही एक लेडी मौजूद थी। उसने बताया उसे यहाँ मुझे तैयार करने के लिए समर ने बुलाया है। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। पहली बात तो इतना सब तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस एक फ्रेंडली डेट के लिए हामी भरी थी, मगर ये तो जैसे पूरे रोमांटिक डेट की तैयारी किए बैठा था। ऊपर से इस लेडी के सामने चेंज करने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हाँ ठीक है, लड़की ही है वो भी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की भी मुझे ऐसे बिना कपड़ों के देखे। उसने कहा भी जब तक मैं चेंज कर रही हूँ वो पीछे मुड़ी रहेगी, लेकिन मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं था। सो मैंने अपना स्कार्फ उसकी आंखों पर बांध दिया। हालांकि उस बात के लिए वो मुझ पर बहुत चिल्लाई, बट आई रियली डोंट केयर। बॉक्स में एक मैरून कलर की बेहद खूबसूरत सा इवनिंग गाउन था। उस लेडी ने न जाने कौन कौन से कॉस्मेटिक्स मेरे मुंह पर थोपे। जितनी बार वो एक्स्ट्रा मेकअप ब्रश की मदद से मेरे फेस पे हटाती थी, मुझे उतनी बार छींक आती थी। मेरे बालों पर भी उसने न जाने कितने अत्याचार किए, कभी स्प्रे तो कभी हॉट कर्ल्स लगाए। अपने खूबसूरत नेचुरल बालों का सत्यानाश होते देखकर मेरा दिल चीख के मारे रो रहा था। तो पूरे टाइम में उसके हर काम को बस टांग अड़ाती रही, और उसने भी आखिर में मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, ये कहकर कि जिंदगी में सब कुछ करेगी मगर दोबारा कभी मेरा मेकअप नहीं करेगी। फाइनली उसने मुझे मिरर के सामने ला खड़ा किया। मैं आंखें फाड़े मिरर को घूर रही थी। मैं हूँ, ये मैं हूँ। मैं हैरानी से चिल्लाई। मैं खुद ही अपना चेहरा नहीं पहचान पा रही थी। मैंने बार बार ऊपर से नीचे तक खुद को हाथ लगाते हुए में देखा। कोई शक ही नहीं था कि आईने में दिख रही लड़की में ही थी। इन मेकअप आर्टिस्ट के हाथों में वाकई जादू होता है। इनका बस चले तो कोयले को भी हीरा बना दे, और आज ये अपनी आंखों से देख रही थी। उस लेडी ने समर को कॉल किया और अगले ही पल धीरे से दरवाजा खुला और वो लेडी बाहर चली गई। मैंने दरवाजे पर नजर डाली। वहां समर खड़ा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। वह धीरे से आगे बढ़ा और हमेशा की तरह घुटनों पर बैठते हुए उसने मेरे हाथों पर किस किया। समर, आज तो सचमुच में प्रिंसेस दिख रही हो तुम, अब चलें? मगर कहाँ? मैंने कंफ्यूजन में पूछा। समर ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और वापस उसी रूम में आ गया जहाँ हम पहले थे, मगर इस बार वहाँ काफी अंधेरा था। क्या हो रहा है यहाँ? समर, कहाँ चले गए तुम? मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज टर्न ऑन द लाइट। तभी अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ और मेरी डर से चीख निकल गई। मगर धमाके के साथ ही कमरे की लाइट भी जल गई और मेरे ऊपर गुलाब की पखुड़ियाँ गिरने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने हैरानी से आंखें फाड़े हुए देखा। पूरा कमरा मेहमानों से भरा हुआ था और मैंने हैरानी से समर की तरफ देखा। समर, कैसा लगा मेरा सरप्राइज प्रिंसेस? तभी पापा ने आकर मुझे गले से लगा लिया। मिस्टर पारेख मुस्कुराती हुए, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, फाइनली मेरी बच्ची 21 साल की हो गई। मैंने सामने नजर डाली। अमर सर भी सिमरन के साथ वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं,
राहुल, अभी करण, तनु, मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना और यहाँ तक कि साक्षी भी वहाँ मौजूद थी। तो ये सब प्लान था मैंने समर की तरफ मुड़ते हुए अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। मिस्टर पारेख, ये एक्चुअली समर का ही आइडिया था। जब ये मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आया था तब भी उसने ये सब प्लान कर लिया था। पिछले कुछ दिनों से तुमने इतनी प्रॉब्लम फेस की है, तो हमने सोचा तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज का आइडिया अच्छा रहेगा। समर स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरते हुए, थैंक्स बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, आई नो आई एम टू गुड। मैंने आगे बढ़कर उसे पहले तो एक चपत लगाई, फिर उसे गले से लगा लिया। राहुल समर को छोड़ते हुए, अरे भाई, हमने तो हेल्प की है समर की, एक हग हमें भी मिलना चाहिए। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, समर ने उसे पहले ही पकड़ लिया। समर आजा, मैं हूं ना तुझे हग करने के लिए। कहते हुए उसने इतनी जोर से उसे हग किया कि उसके चीख निकल गई। हम सबको हंस हंस कर बुरा हाल था। करण और अभी ने भी मुझे बर्थडे विश किया और गिफ्ट दिए। इस वक्त मैं जूली को सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी। काश कि वो भी यहाँ होती। मैनू मिस कर रही है ना? मैं हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। जूली तुम कब आई? मैं खुशी से चिल्लाते हुए उसे गले से लग गई। जूली बस अभी अभी, हैरी लेके आया, मैनू ही थे, सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ, उसने सामान दिखाते हुए कहा। हैरी हैप्पी बर्थडे अनाया, यू लुक रियली ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। काश कि इस बेवकूफ़ को मैं पहले खूबसूरत लगी होती। मैं मन ही मन कूद रही थी। पर अब फायदा भी क्या था, मेरी शादी का डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी। तो अब मुझे ना सही, कम से कम हैरी को तो उसका प्यार मिल ही जाए। वाह, मुझे नहीं पता था कि मैं किस दिन टीवी सीरियल की संस्कारी लड़की जैसे इतनी बड़ी त्याग की देवी भी बनूंगी। जिंदगी जो सितम ढाए। तभी मेरा ध्यान समर की आवाज़ से टूटा। मेरी बर्थडे गर्ल से गुजारिश है कि अपने हाथों से इस केक को काट करे, ताकि हम आगे के सरप्राइज की भी सामने ला सके। कुछ देर पहले जो सेंटर टेबल खाली पड़ा था, इस वक्त वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लूबेरी चीज केक पड़ा हुआ था। मैंने हैरानी से समर की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता मुझे ये फ्लेवर पसंद है? मैंने केक काटते हुए धीरे से पूछा। समर अब अपनी पसंद की पसंद नापसंद के बारे में तो जानना बनता है ना प्रिंसेस। कुछ कहा तुमने? मगर सर, समर ने झपट कर केक का एक हिस्सा मेरे मुंह में ठूस दिया। मैंने पापा को केक खिलाया और फिर जूली, समर और बाकी दोस्तों को भी। एक बार फिर से चारों तरफ हैप्पी बर्थडे गाने की आवाज़ और तालियां शोर होने लगा। मेरा ध्यान अमर सर पर गया। इतनी अकड़ है इस आदमी के अंदर, एक बार भी मेरे पास आकर बर्थडे विश नहीं किया उन्होंने। आई एम 100% श्योर उनको याद भी नहीं होगा मेरा बर्थडे। तभी रूम में लाइट डाउन हुई और सामने करण हाथों में गिटार था, मैं गाना गा रहा था। चाहा तुम्हें है चाहत से भी ज्यादा। मैंने नोटिस किया आज फिर तनु के चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। मगर इससे पहले कि वो वहां जाती, करण ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तनु ने 2-3 बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जब करण ने उसे नहीं छोड़ा तो मजबूरी में वो उसके साथ डांस करने लगी। मैंने हैरी को इशारा किया, यही मौका है जूली के साथ डांस का। हैरी ने भी फौरन जूली से डांस के लिए पूछा। जूली कौन? मैं? मेरे नाल डांस करना चाहते हो तुम? इसी हैरी मुस्कुराते हुए, विथ योर परमिशन ओनली। जूली परेशान होती हुई, अनाया तू कर लेना, मुझसे नहीं होगा डांस वांस। मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे डांस फ्लोर पर धक्का दे दिया। बेचारी जूली डांस करने से ज्यादा बार बार अपना मोटा सा चश्मा संभाल रही थी। आखिरकार हैरी ने उसका चश्मा उतारकर अपनी जेब में रख लिया। जूली घबराती हुई, मैनू चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखता, गिर जाना है मैंने। मगर हैरी ने उसे अच्छे से संभाल लिया। हैरी डोंट वेरी, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। जूली डर से उसके चिपक कर डांस कर रही थी। कितने क्यूट लग रहे थे दोनों साथ में। मैंने देखा ठीक उसी वक्त सिमरन अमरसर को घिसते हुए सामने लाई और उनके साथ डांस करने लगी। साक्षी राहुल के साथ पहले ही चिपकी हुई थी। मतलब किस गधे ने कहा था कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है? गलत, बिल्कुल गलत। जोड़ियां मेरे जैसे बदनसीबों के बर्थडे पार्टी में ही बन जाती है। समर मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए, मैं आई,
मैंने भी उसे एक स्माइल दी और उसके साथ डांस फ्लोर पर आ गई। हालांकि मैं उसके सामने डांस वांस के मामलों में बिल्कुल अनाड़ी थी। जाहिर है वो प्रोफेशनल था इस मामले में, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही थी डांस की नहीं, गिरने से बचने की। डांस करते करते समर ने मुझे ट्विस्ट किया और लाइट गायब हो गई। अगेन मेरे अंदर पैनिक क्रिएट होने लगा। इसके पहले मैं की घबराहट वहां टकराती किसी ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने छूटने की कोशिश की मगर पकड़ और मजबूत हो गई। मेरे कानों से एक धीमी सी आवाज टकराई, हैप्पी बर्थडे टू यू मिस पारेख। सर आप? हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। तभी लाइट आ गई। मेरे आसपास कोई भी नहीं था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। सर वहीं एक किनारे वाइन के ग्लास लिए खड़े थे और समर सिमरन से बातें कर रहा था। शायद अंधेरे की वजह से हमारे पार्टनर्स चेंज हो गए थे। मैंने फोन निकाला और उनको टेक्स्ट किया। सबके सामने विश नहीं कर सकते थे अमर? विश करना जरूरी था या सबके सामने करना? ओ रियली? आपको तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं था। वो तो समर ने आपको यहाँ इनवाइट किया, वरना आप तो मुझे विश भी नहीं करते। अमर, और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे याद नहीं होगा? तो फिर मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस बार मैंने उनको गुस्से में घूरा। मैं जवाब का वेट कर रही थी पर उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगे। मुझे और चिढ़ होने लगी। तभी समर वापस आ गया। समर हैरानी से, ब्यूटीफुल, ये कहाँ से आया? अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं था। क्या? मैंने अचकचाते हुए उसे देखा और जवाब में उसने मुझे वहां लगे एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया। ये लॉकेट कहाँ से आया? मैंने हैरानी से अपने गले में पड़े चमचमाते एक लॉकेट को देखते हुए पूछा। समर अपनी नजर मुझ पर टिकाते हुए, जहां से भी आया हो बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम पर। मैंने एक नजर सर पर डाली। वो अब भी मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। मतलब उनको याद था और मैंने भिखारी हूँ उनको खरी खोटी सुना दी। मगर इससे पहले कि मैं उनको मैसेज कर थैंक्स कह पाती, मिसेस सक्सेना मेरे पास आ गई और पार्टी में मौजूद कुछ उनको करीब रिलेटिव्स से मिलवाने लगी। कुछ देर बाद वो सिमरन के पास ही पहुंची। मिसेस सक्सेना, सिमरन बेटा इससे मिलो, ये है अनाया जो बहुत जल्दी मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनने वाली है। यही है राज की होने वाली वाइफ। मैंने क्लियरली देखा था सिमरन का चेहरा फपक से सफेद पड़ गया था। सिमरन, ओ आई सी, तुम हो अनाया? इसका मतलब राज सच कह रहा था। वो सचमुच शादी कर रहा है। मुझे लगा उससे गुस्से में ऐसा कह दिया मुझसे। मिसेस सक्सेना, अरे नहीं बेटे, बल्कि अब तो शादी की डेट्स भी फिक्स हो चुकी है। सिमरन कोशिश करके मुस्कुराती हुई, ओके आंटी, मैं खबर लेती हूँ उसकी। चाइल्डहुड फ्रेंड होकर भी मुझे सबसे लेट न्यूज मिली। अब इसको सजा तो मिलेगी ना उसे। मिसेस सक्सेना हंसते हुए हम दोनों का इसके सिर पर हाथ फेरकर चली गई। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए थे। एक्सक्यूज मी कहती हुए मुंह से नजरें चुराती हुए हॉल से बाहर चली गई। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। रात भी काफी हो गई थी। सो समर पापा और मुझे छोड़ने हमारे घर तक भी आया। जब वो वापस जाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। थैंक यू समर, थैंक फॉर एवरीथिंग। समर मेरे गाल खींचते हुए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, ओके प्रिंसेस, मैंने हंसते हुए कहा। ओके। मुझे बाय बोलकर समर चला गया। पापा को उसके रूम में छोड़कर अपने कमरे में आई। आज का दिन वाकई यादगार था मेरे लिए। पिछले दिनों में इतना कुछ हो गया था कि मुझे तो खुद को अपना बर्थडे याद नहीं था। काफी थकी होने की वजह से मैं बेड पर लेट गई। तभी मेरा हाथ उस लॉकेट पर गया। सर का ध्यान आया। मुझे मन ही मन अफसोस हो रहा था मैंने उनको कितना गलत समझा और फिर मैंने उनको सीधा वीडियो कॉल कर दिया। रिंग होते ही कॉल रिसीव भी हो गया। मगर ये क्या, फोन पर तो कोई और ही थी, वो भी सिर्फ टॉवल में। तुम वहाँ क्या कर रही हो? सर का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? और सर वो कहाँ है? कितनी भोली हो ना आया, इतना भी नहीं समझती आधी रात को मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और रही बात राज की तो खुद ही देख लूं। कहते हुए उसने बैक कैमरा ऑन कर दिया। सर बेड पर पड़े थे। उनकी भी लगभग वही हालत थी जो इस लड़की की थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरी आंखों में से आंसू के बूंदे लुटक गई।
अमर, अनाया वेट, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन मत काटना, मेरी बात सुनो प्लीज़। मुझे अब ना तो कुछ सुनना है और ना ही आपकी शक्ल देखनी है सर। हैव फन, कहकर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके एक तरफ फेंक दिया और वही बेड पर बैठी सिसकने लगी। आज का दिन जितना अच्छा गुजरा था उसका एंड उतना ही बुरा था। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एंड है? कहानी अमर के नज़रिए से। न जाने मेरी होने वाली बीबी ने बैंड वाले में ऐसा क्या देखता है जो हमेशा उसी से चिपकी रहती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की उस समर का। अब मुझे सीरियसली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं खुद उसे उस वक्त अपने ऑफिस में बर्थडे गिफ्ट के साथ विश करने वाला था, मगर अनफॉर्चुनेटली सिमरन उसी वक्त वहां आ गई। और फिर अनाया को समझना और पत्थर पर सिर मारना दोनों जैसे एक बराबर होता है। कितनी कोशिश की मैंने, सिर्फ कुछ देर और वो वहां मेरे पास रुक जाए, मगर नहीं। उसे तो जाकर उस समर से चिपकना था। मुझसे तो ऐसे दूर भागती रहती है जैसे मुझसे कांटे लगे हुए हैं। आज पार्टी में अनाया सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा कितनी बार मन हो रहा था कि उसके पास चला जाऊं और उस समर को वहां से कहीं दूर उठाकर फेंक दूं। प्लेस लाइक मार्स और जुपिटर। सिमरन, चलो ना बेबी, हम दोनों भी डांस करते हैं। तभी सिमरन की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान अनाया पर से हटा। सिमरन, मेरा मन नहीं है अभी, तुम किसी और के साथ। मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो मुझे पकड़कर खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले आई। 5 मिनट ही नहीं बीते होंगे जब मैंने देखा उस कमीने समर ने भी अनाया को डांस के लिए जबरदस्ती अप्रोच किया। मेरा खून खौल रहा था, मगर इतने लोगों के बीच में मैं यहाँ कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। मैं बस 2 मिनट में आया। सिमरन, ओके जल्दी आना। मुझे समर की हरकतों पर चाहे जितना भी गुस्सा आता हो, मगर आज एक काम उसके सिचुएशन अच्छा किया था। अनाया के बर्थडे पार्टी में उसने मेरे रेस्टोरेंट में रखी थी। भले ही पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की हो, मगर अब ये मेरे कंट्रोल में थी। मैंने एक वेटर को मेरे इशारे पर लाइट्स ऑफ करने को कहा और वापस आकर सिमरन के साथ डांस करने लगा। मैंने वेटर को लाइट्स ऑफ करने का इशारा किया। लकीली समर ने अनाया को उसी समय गोल घुमाते हुए घुमाने की कोशिश की, मगर शायद गाउन की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसके गिरने से पहले मैंने उसे पकड़ लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस पारेख, मैंने उसकी गले में लॉकेट डालते हुए धीरे से विश किया। अनाया, सर आप। उसके मुंह से बस इतना ही निकला और फिर हमेशा की तरह मेरी पकड़ से बाहर निकलने के लिए वो छटपटाने लगी। एंड आई रियली हेट दिस थिंग। इससे पहले कि लाइट वापस ऑन हो, मैं फौरन अनाया से दूर हो गया। तभी उसका मैसेज आया, जिसे देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे रिप्लाई किया। तभी एक इम्पोर्टेंट कॉल आने लगा। हॉल में म्यूजिक के शोर में कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे पड़ रहा था, तो कॉल अटेंड करने में गार्डन में चला गया। बात खत्म करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ा तो सामने सिमरन को खड़ा पाकर कुछ अजीब सा लगा। वो बस चुपचाप एकटक मेरी तरफ देखते जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिमरन, तो तुम सचमुच शादी कर रहे हो? हाँ, मैंने बताया तो था तुम्हें, मगर अभी इस बात का क्या मतलब है? सिमरन सिर झुकाकर धीरे से। मुझे लगा था तुम नाराज हो मुझसे, शायद इसीलिए गुस्से में वो सब कह रहे हो, मगर तुम तो सचमुच दूर जा रहे हो मुझसे। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकली। देखो सिमरन, हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता हमारे बीच कभी कुछ था, और शायद कभी कुछ हो नहीं सकता। सिमरन न तेजी से आगे बढ़ते हुए मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे संभालने का मौका तक नहीं मिला। सिमरन, झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम। मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। तुम हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। मैंने सिमरन को खुद से दूर हटाने की कोशिश की, मगर वो मेरे और करीब आ गई। उसकी बातों में सच्चाई थी। कहीं ना कहीं आज भी शायद मैं उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स रखता था। इसीलिए उसके इस तरह पास आने से मैं वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता था। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने भरसक मजबूत आवाज में कहा। सिमरन, जीत भरे स्वर में, तुम्हारी आंखों में दिखता है, ये बहम है तुम्हारा। सिमरन, राज प्लीज, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? हम दोनों जानते हैं वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते हो। मैं अनाया के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, मैंने कड़क आवाज में कहा। सिमरन मुझे शांत कराने की कोशिश करते हुए, ओके रिलैक्स, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बट
एटलीस्ट ये तो सोचो कि वो तुम खुद उस लड़की की जिंदगी से खेल रहे हो। तुम कभी उससे प्यार नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। और मैं राज, मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? ये ख्याल तुम्हें एक बार भी नहीं आया? मेरे बिना क्यों? स्वप्निल है ना तुम्हारे लिए, या उससे भी मन भर गया है तुम्हारा? ताजुब है, अपनी बहन के हस्बैंड के साथ ही तुम। मगर तभी मेरे गालों पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और मेरी बात अधूरी रह गई। व्हाट द, क्या हुआ? सच्चाई सुन नहीं पाई? 7 साल पहले मैं तुमसे अपने दिल की बात ही कहने आ रहा था, जब मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें स्वप्निल को प्रपोज करते देखा। इसीलिए मैं बिना तुमसे कोई बात किए चला गया। और फिर साल भर पहले जब तुमसे दोबारा मेरी मुलाकात मुंबई में हुई तो मैंने सब खत्म करना ही बेहतर समझा, क्योंकि हम दोनों के ही रास्ते अब अलग है। सिमरन घुटने के बल बैठकर चिल्लाती हुई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राज। बस इतना ही जाना था तुमने मुझे। मैं हमेशा से जानती थी तुम मुझे चाहते हो, मगर कह नहीं पाते। इसलिए मैं जाने से पहले खुद तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी। स्वप्निल इसमें मेरी मदद कर रहा था। दैट्स इट। तुमने बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। खुद ही इतने सालों तक गलत फहमी में जीते रहे और मुझे भी ऐसे अकेले छोड़ दिया। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गया। What आर यू टॉकिंग अबाउट? ये सच नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रही हो ना? मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। सिमरन, मैं गुस्से में वापस खड़े होते हुए मेरे दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और अगले ही पल मुझे सूरज, चांद, तारे सब एक साथ नजर आने लगे। आउच! कितनी जोर से मार रही हो यार, मैंने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। सिमरन गुस्से में, जैसा तुमने काम किया है ना, उसके बाद मुझसे क्या एक्सेप्ट करते हो? मैं आकर तुम्हें किस करूंगी? मुझसे कुछ बोलने नहीं बन रहा था। लुक सिमरन, सिमरन हाथ बांधते हुए, आई एम लिसनिंग। ओके, आई एम सॉरी। इतना सुनना था कि एक बार फिर सिमरन का हाथ घूमा और मगर इस बार मैंने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। सिमरन ने गुस्से में मुझे घूरा और बाद में मैं बस मुस्कुरा दिया। लुक, मैंने उस वक्त जो कुछ भी देखा बस उस पर भरोसा कर लिया, यही गलती थी। बट इट्स टू लेट नाउ। आई एम एंगेज्ड। सिमरन ने रुहासा होते हुए कहा, ऐसा मत बोलो राज, एंगेजमेंट ही तो हुई है, वो टूट भी सकती है। वैसे भी इस एंगेजमेंट के बारे में कितने लोग जानते हैं? और फिर ये मैरिज तुम दोनों के ही करियर के लिए सही नहीं है। तुम अब भी उसे तोड़कर मुझसे एंगेज हो सकते हो। तुम चाहो तो, क्या नहीं हो सकता? सिमरन, ये डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने लिया है। मैं बिल्कुल होपलेस हूँ इस मामले में, बट आई एम प्रॉमिस, मैं पापा से बात जरूर करूँगा। ओके? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। उसने हमें गर्दन हिलाई और तसल्ली के साथ मेरे गले से लग गई। मेरे मन में जैसे सुनामी आ गई थी। एक गलतफहमी की वजह से मैंने अपने बचपन का प्यार को खो दिया, और वो मिली भी तो तब जब किसी और की मेरी जिंदगी में एंट्री हो चुकी है। अजीब कसमकस वाली सिचुएशन थी। दिल कह रहा था कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, मगर मुझे ये मौका मिला था। ऐसे में अब अपने बचपन के प्यार को खुद से दूर जाने देना बेवकूफ़ी होगी। मगर उसी दिल की किसी कोने में रह रहकर अनाया की तस्वीर भी उभर रही थी, कभी गुस्से में, कभी झगड़ते हुए, कभी हंसते मुस्कुराते तो कभी रोते हुए, और फिर न चाहते हुए भी मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अंदर पार्टी शायद खत्म हो चुकी थी। एक एक कर सारे गेस्ट बाहर आने लगे थे और तभी मिस्टर पारेख और अनाया के साथ समर भी बाहर आया। अनाया ने अपना हाथ उसके हाथ में फंसा रखा था। ये देखकर एक बार फिर मेरी मुठ्ठियां कस गई। राज। तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा और सिमरन झट से मुझसे अलग हो गई। गार्डन के छोर पर तनु चली आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने उससे पूछा। तनु बस यूं ही टहलने चली आई। अंदर शोर में मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने उसकी आंखों में झांका जहां मुझे दर्द नजर आ रहा था। कुछ दिन से मुझे फील हो रहा था कि मेरी बहन मुझसे कुछ छुपा रही है। सिमरन, मुझे भी अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तनु, तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती? वैसे भी मैंने आज रात पाजामा पार्टी प्लान की है और भी लड़कियां आ रही है, बहुत मजा आएगा। तनु ने एक्साइटमेंट होते हुए कहा।
आखिर में तनु ने सिमरन को मना लिया और सिमरन भी हमारे साथ ही घर आ गई। अपने घर पर उसने कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया था। सारी लड़कियां नीचे मस्ती करने लगी और मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली। रात के 11 बज रहे थे। नेक्स्ट वीक होने वाले टेस्ट के लिए मुझे क्वेश्चन सेट करने के साथ ही स्टूडेंट को अच्छी तरह सारे चैप्टर्स क्लियर कराने के लिए प्रोजेक्ट्स भी तैयार करने थे। मैं उसी काम में लगा हुआ था। कभी कभी लगता है कि प्रोफेसर होने वाकई बहुत झंझट वाला काम है। रोज रात को मुझे अगले दिन के चैप्टर के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जिससे रोज सोने में देर हो जाती है। फिर सुबह जल्दी जाकर स्टूडेंट से पहले कॉलेज पहुंचना पड़ता है। फिर वहां पहुंचकर पूरे दिन तरह तरह के स्टूडेंट के साथ डील करना पड़ता है और इन स्टूडेंट से इतना भी नहीं होता कि वो क्लास में शांति से पढ़ाई पर ध्यान लगा सके। उसके लिए भी पूरा दिन उन पर चिल्लाते हुए गला खराब करना पड़ता है। सो इफ यू आर रीडिंग दिस प्लीज बी नाउस टू योर प्रोफेसर। हालांकि अब मुझे थकावट होने लगी थी, मगर काम ही जरूरी था। सो मैंने एक बार अंगड़ाई ली और वापस काम में जुट गया। मगर तभी नीचे से तनु को पुकारने की आवाज आई, राज जरा नीचे आना। अब उसके क्या चाहिए यार, मैं मन ही मन बड़बड़ाया। तनु, राज, आर यू लिसनिंग मी? कम डाउन नाउ। आई एम बिजी, मैं नहीं आ रहा, मैंने ऊंची आवाज में कहा और वापस काम में लग गया। तनु चिल्लाते हुए, आई एम वार्निंग यू, अगर तुम अभी के अभी नीचे नहीं आए तो मैं खुद ऊपर आऊंगी और तुम्हें घसीटते हुए नीचे लेकर जाऊंगी। यह सुनते ही मेरे हाथ रुक गया और घबराकर मैं तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। आप लोगों को बता दूं कि मेरी ये प्यारी बहना कभी कोरी धमकी नहीं देती। अगर उसने कहा है कि वो मुझसे घसीटते हुए नीचे लेकर जाएगी तो वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी। नो नो नो, आप गलत समझ रहे हैं। वो मुझे हाथ से नहीं पैरों से पकड़कर घसीटते हुए नीचे लेकर जाएगी। सो मैंने अपनी जान बचाने के लिए नीचे चले जाने में ही अपना भलाई समझी। आई एम कमिंग, मैंने चिल्लाते हुए कहा और नीचे की तरफ चल दिया। आई वेट, मुझे किसी बेहद फालतू काम के लिए ही नीचे बुलाया जा रहा था। सीढ़ियों से उतरते हुए मुझे लड़कियां हंसते हुए आवाजें आ रही थी। तनु वही सीढ़ी के ही पास खड़ी थी। तनु, कितनी देर लगती है तुम्हें नीचे आने में? काम क्या है? मैंने बिना कोई जवाब दिए बस सवाल दाग दिया। तनु, हाँ, ये काम करो, मेरी फ्रेंड्स को एंटरटेनमेंट करो जब तक मैं समोसे बना रही हूँ। देखो, मैंने कहा था ना, मुझे ऐसे ही किसी बेहुदा काम के लिए नीचे बुलाया गया होगा। उप्स ये गर्ल्स, व्हाट आर यू सीरियस? मैं क्या है, तुम्हें कोई जोकर लग रहा हूँ जो इन लड़कियों का एंटरटेनमेंट करूंगा? मैंने झल्लाते हुए कहा। तनु, प्लीज ना भाई, बस थोड़ी देर, जब तक मैं समोसे बना रही हूँ, फिर तुम चले जाना। तनु, हमारे घर के दर्जनों नौकर है, तुम उनसे भी समोसे बनवा सकती हो। एंड बाय द वे, आधी रात को समोसे कौन खाता है? तनु, बिना समोसे पार्टी का कोई पार्टी ही है, और इन सबको मेरे बनाए समोसे ही पसंद है, राइट गर्ल्स? सब एक साथ, ऑफ कोर्स। तनु मुंह बनाते हुए, सुन लिया, मेरे गर्ल्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? ओके गर्ल, मैं हूँ गई और आधे घंटे में आई। सारी लड़कियां वापस हंसने लगी। सिमरन भी वही बैठी थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सो मैंने टीवी का रिमोट उठाते हुए पूछा, ओके, क्या देखना पसंद करोगी आप सब? मैंने कहा हंसते हुए, अपने शर्ट उतारो और दर्द डिस्को सॉन्ग पर डांस करो, हमें तुम्हारा डांस देखना है। इतना सुनना था कि सिमरन के मुंह दबाकर हंसने लगी। मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, यहाँ बहुत सारी अच्छी मूवीज भी है, हॉलीवुड या बॉलीवुड, जो भी आप सबको पसंद हो मैं लगा देता हूँ। मैंने काफी सारे मूवीज का नाम भी सजेस्ट किए। सोनिया, ना, मुझे तो राज की डांसिंग ही देखनी है। व्हाट्स ए गर्ल्स? सब एक साथ, ऑफ कोर्स। मैंने एक जलती हुई नजर सब पर डाली। बताने की जरूरत नहीं है, एक से एक बढ़कर चुड़ैल से मेरी बहन ने दोस्ती कर रखी थी। सिमरन, ओके, बहुत हुआ मजाक। राज बस हमारे लिए एक गाना गाएगा। मेरे पास काफी अच्छे सॉन्ग्स का भी कलेक्शन है। वेट, मैं अभी प्ले कर देता हूँ। मगर तभी सोनिया पूरी
आधा से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसने एक उंगली मेरे चेहरे पर फेरते हुए कहा, तनु ने मुझसे हमें एंटरटेन करने को कहा था, भूल गए? मैंने तुरंत एक सेफ डिस्टेंस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन इंटरटेनमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई मेल स्ट्रिपर बन जाऊं। वो बस इतना ही चाहती थी कि वो उसके आने तक मैं आप सबसे बातें करता रहूं ताकि आप सब बोर ना हो। दैट्स इट। सोनिया ने मेरे चेहरे की मक्खियां उड़ाने वाले अंदाज में अपने हाथ लहराते हुए कहा, ओ कमॉन, ओ कमॉन, अब ऐसी हमारी पार्टी खराब मत करो। बस एक गाना ही तो गाना है। तुम्हारे जैसी लड़की से तो बात करना भी मुश्किल है। गाना गाने का रिस्क कौन लेगा? मैं धीरे से बड़बड़ाया। सोनिया चिढ़ते हुए, कुछ कहा तुमने मेरे बारे में? नो, आई थिंक माई जॉब विथ यू इज इन नाउ, सो आई एम लिविंग। सब एक साथ, है? दिस इज नॉट फेयर। मगर मैंने सबको अनसुना कर दिया और चुपचाप वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ये लड़कियां सचमुच कभी कभी कुछ ज़्यादा वियर्ड हो जाती है। सीरियसली, इतनी देर रात तक पार्टी कौन करता है? ऊपर से आधी रात को समोसा, और इन सब से भी ऊपर मुझे से शरीफ और बोले वाले इंसान से ऐसी ऐसी डिमांड। गॉड प्लीज सेव मी। अपने रूम में आकर मैंने शॉर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी और सीधा बेड पर लेट गया। इस वक्त मुझे नींद की सख्त ज़रूरत थी, मगर काम करना भी ज़रूरी था। सो घड़ी में मैंने 12:30 का अलार्म सेट कर दिया। दोबारा काम पर लगने से पहले मैं थोड़ी नींद लेकर फ्रेश हो जाना चाहता था। कभी 10 मिनट भी हुए थे कि मुझे अपने सीने पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। इसे अपना वहम समझकर मैंने वो जो कुछ भी था उसे झटक दिया और वापस करवट बदल कर सोने लगा। इस बार मुझे क्लियरली महसूस हुआ मेरे पीछे से दो हाथ आगे की तरफ आए और मेरी पूरी बॉडी पर चलने लगे। मैं हड़बड़ाकर एक झटके में उठकर बैठ गया। सोनिया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने उससे दूर हटते हुए पूछा। सोनिया मेरी गाल खींचते हुए, अब इतने भी इनोसेंट मत बनो। मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे पीछे आऊँ। व्हाट द हेल, गेट आउट ऑफ माई रूम नाउ। मैंने फौरन बिस्तर से उठते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर सोनिया पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो अब भी वैसे मुस्कुराती हुई मेरे बेड पर लेटी हुई मुझे घूर रही थी। सोनिया, यू आर सो रूड। मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। नेवर। मैं तुम्हें सिर्फ एक बार डेट पर लेकर गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मॉम ऐसा चाहती थी। पता नहीं उन्हें तुम में ऐसा क्या दिखा था। मुझे तुमसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट्स क्लियर। वो मुझे चुपचाप घूरती रही, मगर फिर अचानक से मैंने पैर पर ठोकर मारी। अचानक उस अटैक के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था और मैं लड़खड़ा कर बेड पर गिर गया। मेरे गिरते ही वो मेरे ऊपर सवार हो गई। मुझसे हिलते तक नहीं बन रहा था। आखिर मैंने हार मानते हुए उससे रिक्वेस्ट की, देखो सोनिया, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो, प्लीज नीचे बाकी लोगों के पास जाओ, मुझे अभी बहुत काम है, हम बाद में बात कर सकते हैं। सोनिया, बिल्कुल नहीं, इस दिन के लिए बहुत वेट किया है मैंने, आज मैं कहीं नहीं जाने वाली। सोनिया प्लीज, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। मेरी बार बार रिक्वेस्ट से फाइनली वो कुछ नरम पड़ी। सोनिया, ओके, बट जस्ट वन किस फॉर नाउ। मैंने विरोध करना चाहा, मगर तभी मेरा फ़ोन बजने लगा। मैंने देखा सिमरन का कॉल था, मगर इससे पहले कि मैं फ़ोन रिसीव करता, सोनिया ने झटकर फ़ोन उठाया और वॉशरूम में घुस गई। एक सेकेंड के लिए तो मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, मगर फिर मैं वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। सोनिया, मेरा फ़ोन वापस करो प्लीज़। सोनिया, ओपन द डोर प्लीज़। तभी अंदर से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया। सोनिया, व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? ओपन द डोर यार। सोनिया, आई एम स्लीप, मेरे कपड़े पूरे भीग गए हैं। इट्स ओके, मैं तनु को कह देता हूँ, वो तुम्हें अपने कपड़े दे देगी। नाउ गुड यू प्लीज रिटर्न माई फोन। सोनिया, ओके ओके, आई एम कमिंग। मैं परेशान सा आकर अपने बेड पर बैठ गया। तभी सोनिया वॉशरूम से बाहर आई और उसे देखते ही मेरा बचा कुचा दिमाग भी खराब हो गया। उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता, एक बार फिर मेरा फोन रिंग हुआ
और मेरे कुछ कर सकने से पहले ही सोनिया ने कॉल रिसीव कर लिया। फॉर माई बेड लक ये वीडियो कॉल था, वो भी मेरी होने वाली बीबी की तरफ से। अनाया तुम वहाँ क्या कर रही हो? सर का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? और सर वो कहाँ है? सोनिया हंसती हुई, कितनी भोली हो अनाया, इतना भी नहीं समझती आधी रात को यहाँ क्या कर रही हूँ। और रही बात राज की तो खुद ही देख लो। कहते हुए उसने बैक कैमरा ऑन कर दिया। मेरी हालत खराब हो गई। मैं अब भी शॉर्टलेस शॉर्ट पैंट्स में बैठा था। मैंने अनाया को सिचुएशन समझाने की कोशिश की। अनाया वेट, ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन मत काटना, मेरी बात सुनो प्लीज़। अनाया गुस्से में, मुझे अब ना तो कुछ सुनना है और ना ही आपको शक्ल देखनी है सर, हैव फन कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं अपना सर पकड़कर बैठ गया। तभी दरवाजे पर से एक तेज आवाज़ आई। ओ माय गॉड! मैं घबरा कर दरवाजे पर नजर डाली। तनु और सिमरन के साथ बाकी सारी लड़कियां मुंह फाड़े मुझे और सोनिया को घूर रहे थे। बस इसी की कमी थी। अनाया से पहले मेरा मर्डर करने के लिए तनु ही काफ़ी थी। तनु गुस्से में चिल्लाती हुई, क्या हो रहा है यहाँ? राज, अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की ना तो आई श्योर आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तनु, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस। तनु घुराते हुए, रियली? तो फिर इसके कपड़े कहाँ है? और यार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बताओ ना, कहाँ है तुम्हारे कपड़े? सोनिया मासूमियत से, मुझसे क्या पूछ रहे हो? बेबी तुम्हारे पास होंगे ना। मेरा तो सिर ही घूम गया उसकी बात सुनकर। ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने हैरानी से उसके तरफ देखा। बदले में उसने बस लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। तभी मेरे सीने पर एक जोरदार पंच पड़ा। ऑफिशियल ये मेरी बहन का कमाल था। अगले ही पल में जमीन पर पड़ा था। यार कम से कम बात तो सुनो मेरी, मैंने किसी तरह दर्द दबाए हुए तड़प कर कहा। सिमरन ऊंची आवाज में, पार्टी इज ओवर, लेट्स गो गर्ल्स, गेट जस्ट ग्रेट। 7 साल पहले गलतफहमी मैंने उसे छोड़ दिया था। अभी उसके असर से निकलने भी नहीं थे कि नई गलतफहमी पैदा हो गई। दूसरी तरफ शादी से पहले मेरी होने वाली बीबी के लिए मैं धोखेबाज बन गया। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक कुछ होना अभी बाकी था। उन सारी लड़कियों को डोर पर से हटते ही पीछे जो चेहरा मुझे दिखा उसे देखते ही मेरे जैसे खून सूख चुका था। डैड, मेरे मुंह से बस इतना ही निकला।